तुम एक काम करो कि संतरे के सीजन में जितने प्लेन आते हैं दिल्ली मुंबई से, उसमें 6 रुपये 8 रुपये किलो का रेट कर दो, मैं पूरा प्लेन फुल कर देता हूँ और हमारे संतरे प्लेन से मुंबई और दिल्ली भेज दो, तुमको भी किराया मिलेगा, नहीं तो भी फुकट खाली जा रहा है तेरा प्लेन और हमें भी हमारा काम होगा। 50% सरकार की ग्रांट है, तो 6 रुपये हम लग देंगे, 6 रुपये तुम 12 रुपये किलो से संतरे जाएंगे तो वहाँ 60 रुपये किलो से बेचेंगे। और हमारा कॉटन अभी ऐसा बोला नहीं चाहिए मैंने, पर गुजरात का कॉटन जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है और हमारा जाएगा तो सस्ती है, तो बांग्लादेश में हमको ज़्यादा भाव मिलेगा क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगा। ट्रक में भी वही रेट पड़ रहा है, ट्रेन में सस्ता पड़ना चाहिए। मेरी ऐसे मानना है कि ट्रेन से आ रहा है, इलेक्ट्रिक में आ रहा है, बल्क में आ रहा है तो सस्ता आना चाहिए, बट हमारे आईसीडी में हमको फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अभी वर्ल्ड में जो सब देश है, कोई चाइना से डील करना नहीं चाहता। इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया और हमारे पास सबसे यंग टैलेंटेड पावर है, तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और मुझे मालूम है आप में से आधे लोगों को जानता हूँ मैं मजाक में कहता था, जैन समाज के कार्यक्रम में पुणे गया था तो बोलो तुम्हारे जीन्स में ही बिजनेस है, तुम तो ऐसे ही देखते देखते समझ लेते हैं कि किसमें फायदा और किसमें नुकसान है। मैंने बांग्लादेश वालों को मंत्र दिया कि वहाँ से उनका रेडीमेड गारमेंट जो जल्दी जाता नहीं, यूरोप में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको कहा कि तुम इस रूट से नागपुर आओ और हमारे मिहान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गोडाउन लो और यहाँ से डायरेक्ट दुबई भेज दो प्लेन से। अभी मैंने एक बार हमारे डिफेंस मंत्री को कहा कि तुम्हारे जो पुराने विमान है बड़े बड़े खाली पड़े हुए हैं, तो वो पायलट जो पुराने रिटायर्ड उनको लिस्ट पर दे दो और उनको बोलो कि ये खाली पड़े तो ट्रायल मार के अपना एक्सपोर्ट में काम में लाओ, ताकि हमारी सब्जियां संतरा सब सस्ते रेट में। कहावत है कि राजा शहजादे से कितना भी प्यार करे पर अपनी प्रजा और अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। तो जैसे आपने बताया कि आप पहले बिजनेस थे और अब आपके बेटे आपके बिजनेस को इतना आगे लेके जा रहे हैं, हमें कुछ गाइड करिए कि कैसे हम अपने घर पे अपने राजा से वो बिजनेस की कमान संभाल सकें और कैसे आगे बढ़ सकें जिससे वो भी खुश हो और हम भी खुश हों। विदर्भ में कपास होता है, हमारे कपास को भाव इसलिए मिलता है कि एक्सपोर्ट होता है और रेडीमेड गारमेंट का बड़ा मार्केट है बांग्लादेश। तो इनके जो अंकल है ये 500 कंटेनर कपड़ा बेचते हैं, ऐसे हमारे यहाँ बहुत लोग बांग्लादेश को बेचते हैं। प्रेजेंट सिस्टम ऐसी थी कि बांग्लादेश में जाने के लिए यहाँ से जेएनपीटी से कोलंबो और कोलंबो से चितगांव ढाका उधर जाता, सब ट्रैफिक जाम, मुंबई से भी ज़्यादा 15-15 20-20 दिन हमारा, और इतनी कॉस्ट बढ़ गई, एक कंटेनर की 5 लाख रुपए हो गई। तो मैं शिपिंग मंत्री था, तो मेरे ध्यान में आया कि हम अगर नागपुर से अभी हमने ड्राई पोर्ट बनाया ने समुद्र सिंधी में वर्धा मेला है, वहाँ इधर वो जालना मेला है, दोनों पूरे हो गए। अब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वहाँ से कर सकते हैं और मैं मानता हूँ सबसे बड़ी देशभक्ति ये है कि इंपोर्ट कम करना और एक्सपोर्ट को बढ़ाना। तो मैंने फिर अपना पूरा काम करके मैंने अभी तय किया कि ये हल्दिया यहाँ से रेलवे से जाएंगे और हल्दिया से बांग्लादेश को 3 नदियाँ जाती हैं, क्योंकि मैंने ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग किया, गंगा में किया, जलमार्ग बनाया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रिक्वेस्ट पर मैं बांग्लादेश में घुसकर 250 किलोमीटर मैंने ड्रेजिंग कर दिया वो मुगली पोर्ट का। तो मुझे थोड़ा बहुत जानकारी थी, तो मैंने खूब पीछे बढ़ा। एक हमारे यहाँ एनकेपी साल्वे करके बहुत बड़े लीडर थे, उनका भांजे है सत्यनाथन, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे कॉन्कॉर्ड के, तो मेरे मित्र है। मैं बोला यार सत्यनाथन साला अपना नागपुर और विदर्भ का कपास और कपड़ा साला बांग्लादेश में जाकर इसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम कैसे हो सकती। तो आपके मन में क्या, हमने मन में कि हल्दिया जाएंगे रेलवे से और वहाँ से हम बार्ज में डाल के 200-250 कंटेनर हम रिवर पोर्ट पे बांग्लादेश में ले जाएंगे। तो बांग्लादेश के गृह मंत्री मेरे मित्र थे, उनको मैंने फ़ोन किया, सत्यनाथन को भेजा, और एक प्यारे खान करके नागपुर का है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टर है 1000 एक ट्रक है उनके पास, उसने कोविड में बहुत अच्छा काम किया। तो बोला प्यारे खान तू ये धंधा शुरू कर, मैं तेरा कंसल्टेंट। और ये पूरा करके हमने बांग्लादेश और भारत सब परमिशन लाई और 1 तारीख से हमारा पूरा कपड़ा जो ये बनाते हैं सब, यहाँ का मैक्सिमम मार्केट बांग्लादेश में है। और हमारा कॉटन अभी ऐसा बोला नहीं चाहिए मैंने, पर गुजरात का कॉटन जाएगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट ज़्यादा है और हमारा जाएगा तो सस्ती है, तो बांग्लादेश में हमको ज़्यादा भाव मिलेगा क्योंकि हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो गई। तो अभी 1 तारीख से हमारा पूरा कपड़ा, हमारा ग्रे कॉटन, और यहाँ अमरावती में 13 इंडस्ट्री है, ये सब जगह से सूत है, कपड़ा है, कॉटन है, बांग्लादेश जाएगा तो हमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है, बहुत बड़ा मार्केट मिलेगा। और आप अगर जाएंगे तो वर्ल्ड में इतना बड़ा पोटेंशियल है, और अब वर्ल्ड में जो सब देश है, कोई चाइना से डील करना नहीं चाहता।
इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। और हमारे पास सबसे यंग टैलेंटेड पावर है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और मुझे मालूम है आप में से आधे लोगों को जानता हूँ मैं मजाक में कहता था, जैन समाज के कार्यक्रम में पुणे गया था तो मैं बोला तुम्हारे जीन्स में ही बिजनेस है, तुम तो ऐसे ही देखते देखते समझ लेते हैं कि किसमें फायदा और किसमें नुकसान है। तो वो तो आपको गॉड गिफ्ट है। तो एक बार अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो बांग्लादेश इज ए गुड मार्केट। बांग्लादेश में हमारे नागपुर से महिंद्रा के ट्रैक्टर एक्सपोर्ट होते हैं। ये बोटीबोरी में जो आपके ये टावर टेलीकम्युनिकेशन वो और इलेक्ट्रिक के टावर एक्सपोर्ट होते हैं, वो जो 2-3 फैक्ट्रियों के बांग्लादेश में। बांग्लादेश से हम लोग अभी एक मैंने बांग्लादेश वालों को मंत्र दिया कि वहाँ से उनका रेडीमेड गारमेंट जो जल्दी जाता नहीं यूरोप में, बहुत प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको कहा कि तुम इस रूट से नागपुर आओ और हमारे मिहान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में गोडाउन लो और यहाँ से डायरेक्ट दुबई भेज दो प्लेन से। अभी मैंने एक बार हमारे डिफेंस मंत्री को कहा कि तुम्हारे जो पुराने विमान है बड़े बड़े वो खाली पड़े हुए हैं, तो वो पायलट जो पुराने रिटायर्ड उनको लीज पर दे दो और उनको बोलो कि ये खाली पड़े तो ट्रायल मार के अपना एक्सपोर्ट में काम में लाओ, ताकि हमारी सब्जियाँ संतरा सब सस्ते रेट में जा सके। आज मेरे साथ एमआरओ का जनरल मैनेजर बैठा था, तो मैंने उनको कहा यार तुम्हारा तुम कुछ काम बराबर नहीं हो रहे, तुमको भी 2 पैसे कमाओगे। बोला क्या? तुम एक काम करो कि संतरे के सीजन में जितने प्लेन आते हैं दिल्ली मुंबई से, उसमें 6 रुपये 8 रुपये किलो का रेट कर दो, मैं पूरा प्लेन फुल कर देता हूँ और हमारे संतरे प्लेन से मुंबई और दिल्ली भेज दो, तुमको भी किराया मिलेगा, नहीं तो भी फुकड़ खाली जा रहा है तेरा प्लेन और हमें भी हमारा काम होगा। 50% सरकार की ग्रांट है, तो 6 रुपये हम लग देंगे, 6 रुपये तुम 12 रुपये किलो से संतरे जाएंगे तो वहाँ 60 रुपये किलो से बेचेंगे। तुम एक काम करो कि संतरे के सीजन में जितने प्लेन आते हैं दिल्ली मुंबई से, उसमें 6 रुपये 8 रुपये किलो का रेट कर दो, मैं पूरा प्लेन फुल कर देता हूँ और हमारे संतरे प्लेन से मुंबई और दिल्ली भेज दो, तुमको भी किराया मिलेगा, नहीं तो भी फुकड़ खाली जा रहा है तेरा प्लेन और हमें भी हमारा काम होगा। 50% सरकार की ग्रांट है, तो 6 रुपये हम लग देंगे, 6 रुपये तुम 12 रुपये किलो से संतरे जाएंगे तो वहाँ 60 रुपये किलो से बेचेंगे। तो ऐसी बहुत सी बातें कि जिसमें आप एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है और आप इसमें जरूर वर्क करो। अभी ये तो वर्ल्ड में जिधर उधर हमारे लिए अच्छी स्थिति है। आपके कई भाषणों में मैंने सुना है कि इलेक्ट्रिक से आ रहा है ट्रेन से, इलेक्ट्रिक ट्रेन से आ रहा है तो रोड से 1/10 खर्चे में आ सकता है। तो हमको जो अगर कुछ भी एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है तो हमको ये जो 3-4 रुपए किलो खर्चा आता है पोर्ट से यहाँ पे रॉ मटेरियल लाना है, एक्सपोर्ट करना है। आप ट्रक से लाते हैं? नहीं, ट्रेन से लाने के लिए। ट्रक में भी वही रेट पड़ रहा है, ट्रेन में सस्ता पड़ना चाहिए। मेरी ऐसे मानना है कि ट्रेन से आ रहा है, इलेक्ट्रिक में आ रहा है, बल्क में आ रहा है तो सस्ता आना चाहिए। बट हमारे आईसीडी में हमको फ्रेट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। अभी ये अपने हजियारा में मैंने लॉन्च किया, अभी करने वाला हूँ, पुणे में आने वाला हूँ मैं 2 तारीख को। एलएनजी ट्रक बना है। अभी थोड़ा मार्केट बिगड़ा है यूक्रेन वॉर के कारण, पर 100 रुपये अगर डीजल को लगते हैं तो 40 रुपये एलएनजी को लगते हैं। और एक ट्रक जो है वो 1400 किलोमीटर उसकी कैपेसिटी है। तो आपने अगर कंटेनर आपका डायरेक्ट फैक्ट्री तक अगर एलएनजी पर लाए गए, वो ट्रक ले लिएंगे तो मेरे हिसाब से आपकी कॉस्ट में कम से कम 50% कमी हो जाएगी। और ये एलएनजी बेस होगा। अभी इलेक्ट्रिक के भी ट्रक आ रहे हैं। दूसरी बात, आपका मटेरियल अगर आप एक समय अगर 40 कंटेनर लेते हैं और जेएनपीटी आता है और पूरा रैक आपकी खुद की अगर आप इधर सिंधी में उतार लोगे तो फिर आपकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, चाइना में 8 से 10% है, यूरोपियन देशों में 10 से 12% है। अभी हमने इसीलिए नए हाईवे बनाए। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। अभी मैं इलेक्ट्रिक कार में आया हूँ। अब मेरे कार का खर्चा अभी हमारे यहाँ हम शुगर फैक्ट्री में हमारे यहाँ गाड़ी देते थे लोगों को, हमने 22 इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदी की। हमारे 6 लाख रुपए महीने का सेविंग हुआ, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की तुलना में वो सस्ता है। तो धीरे धीरे एक तो फ्यूल में और इसमें होगा, दूसरा बल्क में करना। और वैसे आपका प्लास्टिक जो है धीरे धीरे हम इथेनॉल बनाते हैं और ब्राज़ील में बायो प्लास्टिक बना है। बायो प्लास्टिक डिग्रेडेबल है। मैंने वो बीच में लाया था। ये जो बॉटल में अगर वो यूज़ होगा और ये फेंक देंगे तो 24 घंटे में मट्टी हो जाती है। सेम पेट्रोलियम प्लास्टिक का है। अभी इंडियन ऑयल ने पानीपत में एक परली जो बोलते हैं राइस स्ट्रॉ, उससे एक प्लांट डाला है, शुरू हो गया। वो राइस स्ट्रॉ जलाते हैं जिसमें दिल्ली में पोल्यूशन है।
तो उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन पर डे बायो बिटुमिन तैयार होता है। अभी हम एविएशन फ्यूल में भी जा रहे हैं कि भाई इसका और कॉन्सेंट्रेशन करके 99.5 प्योरिटी का जो इथेनॉल बनेगा वो बिटोनॉल बनेगा, और फिर उससे अगले महीने में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में कि हम एविएशन फ्यूल बना सकते हैं क्या। तो आप धीरे धीरे आपका जो ट्रांसपोर्ट का डीजल और पेट्रोल इसको छुटकारा पाइए, इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी। और एक कहावत है कि राजा शहजादे से कितना भी प्यार करे पर अपनी प्रजा और अपनी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है। तो जैसे आपने बताया कि आप पहले बिजनेस थे और अब आपके बेटे आपके बिजनेस को इतना आगे लेके जा रहे हैं, हमें कुछ गाइड करिए कि कैसे हम अपने घर पे अपने राजा से वो बिजनेस की कमान संभाल सकें और कैसे आगे बढ़ सकें जिससे वो भी खुश हो और हम भी खुश हों। क्या होता है, पिताजी को कभी नहीं लगता कि अपना लड़का कैपेबल हुआ है, और कोई सास को कभी नहीं लगता कि अपनी बहू कुछ कर सकती है। ये देखिए, हर जगह पर मानसिकता अलग अलग प्रकार की होती है। मैं अक्सर एक बात मानता हूँ कि हमने किसी चीज़ में इन्वॉल्व जितना हम नेचुरली होते हैं उससे दूर होना भी हमने सीखना चाहिए कुछ चीज़ों को। और मैं ये मानता हूँ कि सब लोग संभाल सकते हैं। मेरे दोनों लड़के कोई होशियार नहीं थे, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में उसको 50% ऊपर मार्क नहीं मिला करके एडमिशन नहीं मिली। तो मुझे भी लगा कि भाई ये इसके साथ के दोस्त हैं उनको अच्छा परसेंटेज मिला, तो कैसा करेंगे। तो वो धीरे धीरे कर रहा है, वो उसके हाथ में 450 इंजीनियर्स और 5 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अच्छा काम कर रहा है। तो डिग्री का और सक्सेस का कोई संबंध नहीं है। मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था, जो मेरिट में पास हुआ उसकी प्रैक्टिस नहीं चलती, और जो 3 बार मेरे साथ बहुत बदमाश था, मस्ती करता था, नाम नहीं लेता उसका नागपुर का, वो बेस्ट वकीलों में एक आ गया। सब कभी कभी ये कहानी जो होती है सक्सेस की, ये अलग होती है। आप पिताजी के साथ भी काम करो और खुद भी कुछ शुरू करो।